सर आपका न्यूज 18 के इस मंच पर बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल भी होंगे, काम को लेकर भी होंगे, आपके काम का एक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, आपकी जुबानी ही हम लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पॉलिटिकल सवाल से ही। कुछ राजनीतिक सवाल। पहला ये कि यूपी के लड़के इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? आपने कहा नहीं कर पाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? पहले फ्लॉप थे और सुपर फ्लॉप। कैसे? 80 में 80। उनके लिए कुछ तो छोड़िए। उनका जो पूर्व का कार्यकाल रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, प्रदेश की जनता ने नजदीक से देखा है। हमें अच्छी तरह याद है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शाम के समय आप जहां होटल है यहां निकल करके हमारी बहनें चाय आइसक्रीम नहीं खा सकती थी, चाय नहीं पी सकती थी। बर्थडे मुंडन आज पार्टियों में शाम को निकलना प्रतिबंधित था हमारी बहनों को। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी राउंड क्लॉक हमारे परिवार की बहनें माताएं कहीं भी आ जा सकती हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं या खुल चुके हैं। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और 2017 से पहले यह संख्या मात्र 16-17 थी। तो एमबीबीएस की सीटों को हमने दोगुनी किया है, एमडी की सीटों को हमने दोगुनी किया है। हमने नए नर्सिंग कॉलेज खोले हैं, नर्सिंग कॉलेज का हमने पैरामीटर बदल दिया है। जो पैरा मेडिकल के स्कूल कॉलेजेस है तो उनका हमने पैरामीटर बदला है। पहले सभी को मान्यता मिल जाती थी, चाहे टीचर्स हैं कि नहीं है, अस्पताल है कि नहीं है। हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है। अब ABCD 4 प्रकार के नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं और हर कॉलेज चाहता है कि हम डी से निकल करके सी और बी में आए और ए वाला अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शन करना चाहता है कहीं बी में ना जाए। हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले और हमने इस क्षेत्र में रोजगार को सीधा जोड़ने के लिए इंटर कॉलेजेज में जो हमारे बच्चे आना चाहते हैं नर्सिंग क्षेत्र में, उनको भी हम काउंसलिंग करते हैं और उनसे भी कहते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश राज्य में क्षमता है, वो प्रदेश के सभी अस्पतालों में तो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराएगा ही पूरे भारत में और पूरी दुनिया में उपलब्ध कराने के लिए हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष इस पर सवाल करता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहते हैं कि सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से कॉलेज तो नहीं खुल जाता। खैर इस पर हम बाद में आएंगे। ये बताइए 2017 में जब आपकी सरकार आई उस वक्त मेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां थी जिन्हें दूर करने में इतना वक्त लगा? पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त थी। अस्पतालों में चिकित्सक जाते नहीं थे, उनका प्रशासन से मिलीभगत रहती थी, सरकारी संरक्षण रहता था, निजी प्रैक्टिस करते थे, अस्पतालों में न जाकर के अस्पतालों में ताला बंद कर, कई अस्पतालों में तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भूसा भर के रखते थे। मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। CHC और PHC में सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए और आगे और क्या रोड मैप है? क्योंकि अभी भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं सर जहां पर लोग जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते, स्टाफ मौजूद नहीं। मैं बराबर आपसे भी कहता हूं, अंदाजे से शिकायत करने से हम कार्रवाई नहीं कर पाते। मैं स्वयं इसकी चिंता करता हूं। स्पेसिफिक अगर कोई शिकायत है मुझे दे, हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे और चिकित्सक उपलब्ध होंगे। विरोध के लोग इसलिए कहते हैं कि उनको सदन में कुछ बोलना रहता है, उनके पास तथ्य कोई नहीं। मैं बार बार पूछता हूं कि किस हॉस्पिटल में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। हम प्रदेश की जनता से भी अपील करते हैं, अपने अस्पताल में जाकर के, अपने पास के अस्पताल में जाकर के देखें कि कहां चिकित्सक समय से नहीं है और मुझे चिट्ठी भेजें, मुझे मेल करें, हम कार्रवाई करेंगे। चिकित्सक को समय से बैठना ही होगा। हमने ऐसे 774 चिकित्सकों को चिन्हित किया है जो अस्पतालों में न जाकर के घर बैठे हुए हैं या दूसरे कामों में लगे हैं या अपना अस्पताल चला रहे हैं। हम उनको सेवा से पृथक कर रहे हैं। आप देखते होंगे प्रतिदिन 2-3 चिकित्सकों को हम निकालते हैं नौकरी से और उनको नोटिस दिया है। जैसे नोटिस का जवाब आता है, अगर सार्थक जवाब नहीं है तो उनको हम हाथ जोड़ करके विदा करते हैं, नए चिकित्सकों की भर्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती की है और हमने उनको पूरे देश में इतनी सैलरी कहीं नहीं है, 5 लाख रुपए मानदेय पर हमने रखा है। जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जो जिलाधिकारी से अधिक तनख्वाह हमारा चिकित्सक पाता है विशेषज्ञ, ये पूरे देश में हमने अभिनव प्रयोग लागू किया है जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ लागू है। आपने कहा कि यूपी के लड़के कोई कमाल नहीं कर पाएंगे, ये आपका आत्मविश्वास है। रायबरेली और मैनपुरी अभी भी आपके लिए चुनौती है, बीते चुनाव में हमने देखा है। उस चुनौती के लिए क्या प्लानिंग है? हम रायबरेली इस बार जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। हमारे साथ वहां का मतदाता खड़ा हुआ है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। रायबरेली से प्रियंका गांधी की चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा चल रही है। हम सबका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी और इनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। जनता के सेवक का दायित्व है कि अपनी जनता की सेवा करे, डे टू डे बात करे। ये राज परिवार के लोग हैं, चुनाव में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इनका रायबरेली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ब्रजेश जी, जब इतना ही अच्छा काम किया सरकार ने, कॉन्फिडेंस इतना हाई है, यूपी में 80, देश भर में 400 पार, तो फिर दूसरे दलों में सेंधमारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों दूसरे दलों को तोड़कर अपने पास मिला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से है। मानते हैं आप? ये भी आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का दायरा जनमानस में धीरे धीरे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हमारा जब परिवार बढ़ता है तो हमें प्रसन्नता होती है और मुझे बताने में प्रसन्नता पुनः हो रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और ढेर सारे ऐसे लोग जो विभिन्न दलों में काम कर रहे थे, उनका मानना है कि मोदी जी हमारे नेता हैं। मोदी जी ने जो मिशन लिया है कि हम विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसको पूरा करना है तो मोदी जी के साथ जुटना होगा। और उत्तर प्रदेश का और देश का हर निवासी चाहता है कि मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के साथ वो जुड़े। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके आप उनको तोड़ के अपने साथ ले आए। देखिए, आप जानते हैं ये सब तो कांग्रेस वाले करते थे। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ समाज सेवा में विश्वास रखती है। ईडी सीबीआई से अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, अखिलेश यादव जी को भी समन पहुंच गया सिंचाई घोटाला मामले में। यदि कोई एफआईआर, वो कह रहे 5 साल बाद क्यों? यदि कोई एफआईआर हुई है और उनको गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है तो ये प्रक्रिया है एक। इससे पुराने मुकदमे भी हो सकते हैं, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? जाइए जवाब दीजिए अपना। वो सवाल कर रहे चुनाव के वक्त ही क्यों? अरे भाई, ये चुनाव तो हमेशा होता रहता है। अभी स्टेट असेंबली के चुनाव थे, फिर लोकल बॉडी के चुनाव थे, अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, फिर स्टेट असेंबली लोकल बॉडी का चुनाव होगा, फिर कोऑपरेटिव के चुनाव होंगे। ये लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया चलती रहती है, प्रशासन अपना काम करता रहता है। लालू प्रसाद यादव जी ने मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़ा किया और एक नई अलख बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई, मोदी का परिवार। आप भी उसमें शामिल हैं, मैंने आपका भी। देखिए जी, हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और मोदी जी का विशाल एक एक बच्चा मोदी जी के परिवार का सदस्य है, एक एक निवासी मोदी जी के परिवार का सदस्य है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे मोदी जी का परिवार पूरा छा गया है और इस बात का द्योतक है कि भारत की जनता माननीय मोदी जी को अपना अभिभावक, अपने परिवार का सदस्य मानती है। जैसे ही आप परिवारवाद पर प्रहार करते हो, बार बार मोदी जी के परिवार पर क्यों आ जा रहे हैं? आप जानते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे लोग हैं। राजा की सत्ता चली गई, लेकिन राज परिवार की तरह ये लोगों ने दल चलाया है, सरकारें चलाई हैं। अब किसी भी स्टेट की जनता या भारत की जनता या उत्तर प्रदेश जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। जैसे 19 में चौकीदार वो एक हथियार बन गया था, पीएम मोदी ने उसका हथियार की तरह समय समय पर जो क्या इस बार समय समय पर इस प्रकार की बातें आती रहती हैं और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कोई सोचा समझा नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतना वक्त क्यों लग गया? बीते साल से ही चर्चा चल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और इसका जवाब वही देंगे। चेहरे अभी साफ हो गए हैं सर, कौन कौन आज? अभी आपको 5 बजे के बाद पता चल जाएगा। आप चलाइए जी। एसबी एसपी उन्होंने 3 सीटों की डिमांड की थी लोकसभा चुनाव में, उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। इस संबंध में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अगला सवाल। बार बार विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ना हुई वॉशिंग मशीन पार्टी हो गई, जो भी नेता जाता है वो साफ हो जाता है, उससे पहले दागदार रहता है। विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनके जो पुराने कर्म हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं और जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसीलिए वो इस प्रकार का अनर्गल प्रयास करते हैं और वो जानते हैं कि उनके किए हुए काम उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो कभी दाग उनके नहीं धुलेंगे। जनता उनसे ऊब चुकी है। 1000 से अधिक दंगे इस स्टेट में हुए, रोज दंगे। मुजफ्फरनगर कांड कोई भूलेगा? 3-3 महीने के, 6-6 महीने के सैकड़ों बच्चे मरे थे। फ्रंट पे लीड खबर दिल्ली में छपी थी, कौन भूलेगा?
स्टेट के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को। चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं और सीए का जिक्र एक बार फिर से छिड़ गया है, क्या है उसको लेकर प्लानिंग? वेट करिए, आने दीजिए। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा चुनाव से पहले? अब ये तो सेंट्रल का विषय है। विपक्ष कह रहा है ये पॉलिटिकल एजेंडा है। फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और हम एक एक व्यक्ति को जोड़ करके उसकी गरिमा के अनुरूप काम कर रहे हैं। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जीवन जीने लायक, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम करे और प्रतिबद्धता के साथ, उनको सुरक्षा के साथ हम इस व्यवस्था को कायम करने में कामयाब हुए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश के लिए क्या कोई समय सीमा तय की गई है? उस दिशा में कितना आगे जब आएगा तो मैं बताऊं। राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा और बहुत सारे लोग पहुंचे, देश विदेश से प्रभु रामलला का मंदिर, एक ऐसा समय आया अपने देश में जिसका इंतजार 500 सालों से हो रहा था। हमें वो क्षण अच्छी तरह याद है। आप लोगों में से ढेर सारे लोग वहां थे, मनमोहन जी भी थे, शायद रहे होंगे, जब प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती हो रही थी। महसूस हो रहा था स्वयं देवतागण यहां पधारे हैं, रोम रोम आह्लादित था और पूरी दुनिया के लोगों ने ऐसे नजारे को देखा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश को सौगात दी है, भारतवर्ष को सौगात दी है, अद्भुत है और वो इतिहास में दर्ज हो गया है। ऐसा सोचा भी इन लोगों ने नहीं था। हम लोग जब जाते थे प्रचार के लिए तो विपक्ष के लोग मीडिया के माध्यम से पूछवाते थे, भारतीय जनता पार्टी का नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तो विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे। हमने छाती ठोक करके तारीख भी बताई और मंदिर भी बनकर के तैयार हो गया।